हीरो के बारे में मैंने रिसालों में ही कहानियां पढ़ी थी, मगर लगता था कि इस पुरस्कार लड़की को जंगली दरिंदों की आदत और खसाइल के बारे में भी काफ़ी मालूमात हैं। मैंने इससे पूछा, कावेरी तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा मतलब है कि देवगिरी पुजारी के आदमी तुम्हें कहाँ से पकड़ कर लाए थे? पुरस्कार लड़की कावेरी ने चलते चलते कहा, यह बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी मौका मिला तो सुनाऊंगी। बस तुमको इतना ही बता देती हूँ कि मेरे माता पिता बचपन में ही स्वर्गवास हो गए थे। मुझे एक नाग मंदिर के पुजारी ने पाला था। ये मंदिर मुदिया प्रदेश के सुचालगढ़ के जंगल में था। इतना बताने के बाद वो खामोश हो गई। मैं समझ गया कि इस वजह से वो जंगल में ऐसी आसानी से चल रही है जिस आसानी से हम लोग शहर की सड़कों पर चलते हैं। बल्कि बाद में मुझे जंगलों का जो तजुर्बा हुआ, इसने ये साबित कर दिया कि शहर की ट्रैफिक वाली सड़कों पर चलना जितना खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है, जंगलों में सफ़र करना इतना खतरनाक नहीं है। जंगलों में तो जंगली जानवर अक्सर औकात इंसान को आदत देखकर एक तरफ हट जाते हैं, जबकि शहर की सड़क पर अगर ट्रक सामने से आ जाए तो आपके ऊपर चढ़ जाएगा। हम काफ़ी देर तक चलते रहे। जहाँ दरख्तों का घनापन ज़रा कम होता था तो आसमान पर चमकते हुए सितारे नज़र आ जाते थे। सितारों की चमक से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि रात का पिछला पहर शुरू हो गया है। एक जगह हमें एक चश्मा मिला, यहाँ हमने पानी पिया, 5-6 मिनट बैठकर आराम किया और दोबारा शुरू कर दिया। अगरचे मैं कभी सख्त जान कमांडो रह चुका था और इसी कमांडो ट्रेनिंग की सख्ती अब भी मेरे अंदर मौजूद थी, लेकिन जंगल में पैदल चलते चलते मैं भी थक गया था। मगर दुबली पतली कावेरी बिल्कुल नहीं थकी थी। वो इसी तरह गर्दन उठाकर चल रही थी। अगरचे हमारी रफ्तार अब ज़रा सुस्त हो गई थी। रास्ते में जहाँ कहीं जंगल में हम कोई मोड़ घूमने लगते तो कावेरी रुक जाती, पीछे मुड़कर हवा में लंबे सांस खींचकर कुछ सूंघने की कोशिश करती। जब पहली बार इसने ऐसा किया तो मैंने पूछा कि वो क्या सूंघ रही है। वो बोली, मेरा दुश्मन सांप मेरी बू सूंघते मेरे पीछे आ रहा है और मैं इसकी बू सूंघने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने पूछा, क्या इतनी दूर से इसे सांप की बू आ जाती है? इसने कहा, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरा बाप और मेरी माता दोनों सपेरा सपेरन थे। अगर मेरा दुश्मन सांप जो सारी रात मेरे जिस्म पर रेंगता रहा है सैकड़ों मील से मेरे जिस्म की बू सूंघ लेता है तो मैं 2-3 मील से इसकी बू जरूर सूंघ सकती हूँ। वो चलती जा रही थी और बातें करती जा रही थी। कहने लगी, सपेरे और सपेरन में ऐसी ऐसी शक्ति, या जैसे तुम लोग उर्दू जुबान में ताकत कहते हो, पैदा हो जाती है कि आम लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं है। भारत के सपेरे और सपेरन बड़ी पुरस्कार ताकतों के मालिक होते हैं, लेकिन ये ताकत या शक्ति हर सपेरे के पास नहीं होती। इसके लिए बड़े चिल्ले काटने पड़ते हैं, सांपों की गारों में घुसकर सारी सारी रात तपस्या करनी पड़ती है। कावेरी ने सामने की तरफ से आने वाली हवा को सूंघते हुए कहा, दरिया करीब आ गया है। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे दरिया के पानी की खुशबू आ गई है। ये तो एक आम आदमी भी अगर इस इलाके में आता जाता रहा हो तो बता देगा। मैंने पूछा, क्या हमें दरिया पार करना होगा? हाँ, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है। असल दरिया नहीं है बल्कि दरिया की शाख है। दरिया से निकलकर जंगल में से गुजरती है। थोड़ी देर बाद हम दरिया की शाख पर पहुंच गए। ये एक बड़ी नहर जितनी चौड़ी थी। यहाँ आसमान खुला होने की वजह से सितारों की धुंधली रोशनी में दरिया का दूसरा किनारा और इसके दरख्त भी नजर आ रहे थे। मैंने कावेरी से कहा, मुझे तैरना आता है, क्या तुम तैर सकती हो? कावेरी मुस्कुराई, कहने लगी, तैरना तो मुझे भी आता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी साड़ी भीग जाए, तो फिर दरिया कैसे पार करेंगे? यहाँ तो कोई कश्ती वगैरह भी नजर नहीं आ रही। वो बोली, हम नाव तैयार करेंगे, जहाँ जहाँ से दरख्तों की कटी हुई शाखें मिले इन्हें यहाँ ले आओ। वो खुद भी दरख्तों के नीचे जाकर शाखें वगैरह उठाने लगी। थोड़ी देर में वहाँ काफ़ी कटी हुई शाखें हमने जमा कर ली। कुछ टहनियाँ मैंने दरख्तों से तोड़ ली थी। इन्हें गट्टे की शक्ल में बांधा तो वो एक नाव सी बन गई। हमने इसे दरिया में डाल दिया और ख़ुद इसी पर सवार हो गए। यूँ हमने बड़े आराम से दरिया की शाख का निस्बतन कम चौड़ा पार्ट अबूर कर लिया। अभी रात का पिछला पहर शुरू हुआ था और काफ़ी अंधेरा था। दरिया की शाख के दूसरे किनारे पर आकर कावेरी ने अपनी साड़ी को ठीक तरह से बांधा और दरिया के जिस किनारे की जानिब से हम आए थे इस तरफ मुंह करके 2-3 लंबे लंबे सांस लिए, फिर मेरी तरफ देखकर कहा, अभी तक मुझे दुश्मन सांप की बू नहीं आ रही। मालूम होता है इसने मेरे जिस्म की बू खो दी है। मैंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो बोली, लेकिन तुम सांपों और ख़ास तौर पर नाग देवी के मंदिर के सांपों से वाकिफ़ नहीं हो। मेरा दुश्मन सांप ज़रूर मेरा पीछा कर रहा होगा। अगर इसने मेरी बू खो भी दी है तब भी वो मेरी बू की तलाश में होगा और हरगिज़ वापस नहीं जाएगा। वो जंगल में दाखिल होने से पहले दरख्तों की तरफ नजरें दौड़ा रही थी। मैं खामोश
खामोश इसके पास खड़ा था। कहने लगी, हमें इसी तरफ चलना होगा। मैं इस जंगल में 2 बार पहले भी आ चुकी हूँ, आ जाओ मेरे साथ। जिस तरफ इसने इशारा किया था हम इस तरफ चल पड़े। मैं थक ज़रूर गया था, मगर रास्ते में जो हम किसी न किसी जगह थोड़ी देर के लिए बैठकर आराम कर लेते थे, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता था। एक बार फिर हम तारीक जंगल में दाखिल हो गए। अंधेरे में हमें इतना ज़रूर नज़र आ जाता था कि हम रास्ता तलाश कर सकें। रास्ते में झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। एक जगह पहुंचकर कावेरी रुक गई। वो फिज़ा में कुछ सूंघ रही थी। मैंने पूछा, क्या दुश्मन सांप की बू आ रही है? वो बोली, नहीं, मुझे इंसानों का खून पीने और इंसानों का गोश्त खाने वाले आदमखोर दरख्तों की बू आ रही है। हमें इधर से हटकर दूसरे रास्ते से चलना होगा। वहाँ से हमने रास्ता तब्दील कर लिया। इस दुबली पतली पुरस्कार लड़की का दम बड़ा गनीमत था, वरना अगर मैं अकेला होता तो आदमखोर दरख्तों की खुराक बन जाता। कावेरी ने मुझे पहले भी इन दरख्तों के बारे में बताया था। वो फिर बताने लगी, हम सनता वली की पहाड़ियों में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ जंगल में आदमखोर दरख्तों की बहुतात है। मैंने कहा, जब आदमखोर दरख्त की शाखें इंसान को पकड़ कर उठाती हैं तो क्या आदमी अपने आप को छुड़ा नहीं लेता? आदमी में तो बड़ी ताकत होती है, दरख्त की शाखें इसके सामने क्या चीज़ हैं? कावेरी कहने लगी, भगवान ने इन दरख्तों को अपनी खुराक हासिल करने के वास्ते अजीब व गरीब शक्ति दे रखी है। इनकी शाखों पर छोटे छोटे बेशुमार कांटे होते हैं। जब ये शाखें नीचे से गुजरने वाले किसी इंसान को उठाती हैं तो ये कांटे फौरन इंसान के बदन में चुभ जाते हैं और इन कांटों से ऐसा जहर निकलकर इंसान के खून में शामिल हो जाता है, जिससे इंसान नींद बेहोश हो जाता है और इसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। मैंने कहा, फिर भी एक ताकतवर जवान आदमी इन शाखों को तोड़ फोड़ कर अपना आप छुड़वा सकता है। कावेरी बोली, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हैरानी की बात है कि आज तक कोई ताकतवर से ताकतवर आदमी भी इन दरख्तों की शाखों में फंसने के बाद जिंदा नहीं बच सका। मैं तुम्हें इन दरख्तों की निशानियां बता दूं, ताकि अगर तुम्हें इन जंगलों में से अकेले गुजरना पड़े तो तुम इनका शिकार न बन सको। हमारे रास्ते में बकौल कावेरी के कोई आदमखोर दरख्त नहीं आया था। एक छोटी सी नदी जरूर आई, जिसके किनारे पर जरा ऊंचाई पर किसी इमारत का धुंधला सा खाका अंधेरे में नजर आ रहा था। कावेरी ने इस तरफ इशारा करके कहा, हम यहाँ बाकी की रात आराम करेंगे, दिन निकलने के बाद आगे रवाना होंगे। मैंने इससे कहा कि इसका दुश्मन सांप इसके ताक़ुब में होगा, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो ऊंचे टिब्बे की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे 3 मील से दुश्मन सांप की बू आ जाएगी और अगर मैं सो रही होंगी तो ये बू मुझे उठा देगी, तुम फिक्र न करो। टिब्बे पर ऊपर जाने के लिए टूटी फूटी सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो बोली कि किसी ज़माने में इस इलाके की राजा की आदिवासी रानी की मुड़ी हुआ करती थी, अब ये तो वीरान है। मैंने इससे पूछा, आदिवासी रानी से क्या मतलब? इसने कहा, भारत के इन जंगलों में से जो जंगली लोग आबाद थे, इनको आदिवासी कहते हैं। कहते हैं एक रोज़ राजा शिकार खेलने जंगल में गया तो इसे एक आदिवासी लड़की मिली जो बेहद खूबसूरत थी। राजा ने इससे शादी कर ली और अपने महल में ले गया। जब ये रानी मर गई तो राजा ने जंगल में इस नदी के किनारे टीले पर इसकी मुड़ी बना दी। रानी को इसी जगह जलाया गया था और इसकी हड्डियां भी इस मुड़ी के अंदर दफन हैं। मगर वक़्त गुजरने के साथ ना राजा रहा, ना इसकी आदिवासी रानी की मुड़ी रही। अब यहाँ सिर्फ इसका निशान ही बाकी है। जंगली लोग भी इधर आते हुए डरते हैं, कहते हैं कि यहाँ रात को रानी की बदरू फिरती है। ये सुनकर मुझे भी थोड़ा सा डर लगा। आखिर मैं भी इंसान था और बदरूह भूतों से डरना इंसानों की खसलत में है। कावेरी टिब्बे के ऊपर मुड़ी के खंडर के करीब आकर रुक गई। मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? फिक्र न करो, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई बदरू तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। सामने रात की तारीकी में एक 4 दीवारी सी नजर आई, जिसकी एक दीवार ढह गई। हम इस दीवार में से गुजरकर सहन में आ गए। सहन छोटा था और इसके दरमियान एक चबूतरे पर छतरी सी बनी हुई थी। कावेरी ने इस तरफ इशारा करके कहा, यह आदिवासी रानी की मुड़ी है। यहाँ इसे चिता में लिटाकर जलाया गया था और इसी जगह इसकी मुड़ी बना दी गई थी। सामने एक चौबारा था, जीना ऊपर जाता था। कावेरी आगे आगे चल रही थी। 10-12 सीढ़ियाँ चढ़कर हम एक गैलरी नुमा शय नशी में आ गए, जिसके नीचे हाल कमरे का फरिश्ता। कावेरी कहने लगी, हम इस शय नशी में आराम करेंगे। मैं इस तरफ पढ़कर सो जाती हूँ, तुम दूसरी तरफ लेट जाओ। हम सारी रात चलते रहे हैं, हमें आराम की सख्त ज़रूरत है, वरना कल का दिन हम सफ़र नहीं कर सकेंगे। मैं ज़रा ऊपर परे हटकर शयनशी के सख्त फर्श पर लेट गया। कावेरी भी शयनशी की संगी जालियों की तरफ मुंह करके लेट गई। मुझे थकावट काफ़ी हो रही थी, मगर नींद का कहीं नामो निशान तक नहीं था। इसकी वजह शायद ये थी कि रानी की बदरू का ख्याल मेरे दिमाग में घुस गया था
और मुझे यूं लग रहा था कि अगर मेरी आंख लग गई तो आधी बासी रानी की बदबू आकर मुझे गर्दन से दबोच लेगी। ठीक है, मैं कमांडो था, दलेर था, बेखौफ था, मगर यकीन करें कि इस किस्म की ऐसी बातों से मुझे बचपन से भी बड़ा डर लगा करता था। शायद कावेरी भी जाग रही थी। मुझे इसके दो एक बार गहरे सांस भरने की आवाज़ आई, मगर मैंने इसे बुलाना मुनासिब ना ख्याल किया। बाहर जंगल में चारों तरफ सन्नाटा तारी था। मेरा ख्याल है कि रात के 3 बजे का टाइम होगा। मुझे ये ख्याल भी परेशान कर रहा था कि हो सकता है कावेरी सो जाए और सोते में इसे दुश्मन सांप की बू न आए और सांप यहाँ आकर इसके साथ मुझे भी डस ले। मैं चाहता था कि जागता रहूं और अगर सांप वहाँ आए तो इसे फ़ौरन हलाक कर डालूं। मैंने लेटे लेटे जर्सी की जेब में से रिवॉल्वर निकाल कर अपने हाथ में ले लिया था। दीवार के पुराने तर्ज के रोशनदान की शुगाफों में से रात के पिछले पहर के नीले उजाले का हल्का हल्का नूर छलकने लगा। मैंने कावेरी को यह भी नहीं बताया था कि मेरे पास रिवॉल्वर भी है। इसके साथ फिर मुझे इसे ये भी बताना पड़ता है कि मैंने इंटेलिजेंस के 2 आदमियों की गर्दनें तोड़ी हैं। जब तक इसे खुद मालूम नहीं हो जाता कि मेरे पास रिवॉल्वर है, मैं ये बात इससे पोशीदा ही रखना चाहता था। मेरा ख्याल है हमें लेटे मुश्किल से 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि अचानक जंगल की रात की खामोश फिजा घोड़ों की टापों से गूंज उठी। मैं भी उठ ही रहा था कि ऐसे लगा जैसे 6-7 घोड़े नीचे खंडर के बड़े कमरे में किसी तरफ से आन दाखिल हुए हैं। कावेरी भी उठकर बैठ गई, कहने लगी, ये आवाज़ कैसी है? मैंने आहिस्ता से कहा, नीचे हाल कमरे में कुछ घुड़सवार आए हैं। हमने पत्थर की जालियों में से नीचे झांक कर देखा। अब नीचे से आदमियों की ऊंची ऊंची बोलने और कहके लगाने और घोड़ों के बिदकने की आवाज़ें आने लगीं। अंधेरे में हमें आदमियों और घोड़ों के खाके दिखाई दिए। किसी ने ऊंची आवाज़ में कहा, अबे ओ हरिदास, लालटेन रोशन कर और दारू की बोतलें खोल। बारी बारी 3 लालटेन रोशन हो गई। इनकी रोशनी में हमने रंग बिरंगी पगड़ियों और तंग पजामों वाले 6-7 आदमियों को देखा जो घोड़ों को एक तरफ बांध रहे थे। दरमियान में एक जगह चारपाई डाल दी गई थी जिस पर एक फूली हुई मूंछों वाला काला भजंग आदमी टांग पर टांग रखकर नीम दराज था और एक मुलाजिम इसके कांधे दबा रहा था। बाकी के आदमी भी इसके सामने जमीन पर बैठ गए। शराब की बोतलें खुल गईं। इनके पास लंबी लंबी बंदूकें थी। हम ये सारा मंजर गैलरी में पत्थर की जालियों के साथ लगकर देख रहे थे। कावेरी ने सरगोशी में कहा, ये लोग डाकू हैं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इन लोगों ने हमें देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम पीछे को खिसके तो मेरा पाँव एक पत्थर पर आ गया। पत्थर लुढ़का तो आवाज़ पैदा हुई। नीचे से किसी ने करख्त आवाज़ में कहा, क्यों बे, ऊपर कौन है? अरे हरिया, जाकर पता कर बे। ऊपर रानी की बदरू हो तो इसे पकड़कर नीचे ले आ। आज इसके हाथ से दारू पियेंगे। इसके साथ ही मुझे 3-4 आदमियों के दौड़कर गैलरी वाली सीढ़ियां चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। कावेरी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे कर दिया और सरगोशी में कहा, खबरदार, यहाँ से न हिलना, छुप कर बैठे रहो, आवाज़ तक न निकालना, मैं इनको संभाल लूँगी। ये कहकर वो खुद ही सीढ़ियों की तरफ गई। डाकू अभी आधी सीढ़ियों में था। कावेरी ने इसके सामने जाकर कहा, तुम ऊपर आने का कष्ट क्यों उठाते हो? मैं खुद तुम्हारे पास आ गई हूँ, चलो मुझे सरदार के पास ले चलो। मैं गैलरी में ही एक तरफ छुप कर बैठ गया। मुझे नीचे सीढ़ियों में डाकुओं के कहकों की आवाज़ सुनाई दी। इनमें से किसी ने ऊंची आवाज़ में कहा, अरे धनिया, अरे रानी की बदबू ऐसी होती है, अरे इसे ले चलो सरदार के पास। मैंने बैठे बैठे पत्थर की जाली में से नीचे झांक कर देखा। लालटेनों की रोशनी में 3 डाकू कावेरी को पकड़े अंदर दाखिल हुए। सरदार उठकर बैठ गया। एक डाकू बोला, सरदार, रानी की बदबू जून बदल कर आ गई है। डाकुओं के सरदार ने कावेरी को देखकर कहा, अरे वाह वाह रे धनिया, अरे वाह रे परिया, अरे इस रानी को हमारे पास लाओ। डाकुओं ने कावेरी को धक्का देकर सरदार की आगोश में गिरा दिया। सरदार ने कावेरी को अपने बाजुओं में ले लिया। रानी भाई, आज तो धन राज डाकू के दरबार में आई है, पहले हमें दारू पिला। अरे हरिया, इसे बोतल दे दे। मैंने रिवॉल्वर पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली, मगर सवाल ये पैदा होता था कि मैं ऊपर गैलरी के मोर्चे में से कितने डाकुओं को मार सकता था, और फिर कावेरी इनके कब्जे में थी, वो आसानी से इसे हलाक कर सकते थे। इसके अलावा इन सारे डाकुओं के पास बंदूकें थी, वो मुझे घेरे में लेकर बेबस कर सकते थे। मैंने देखा कावेरी ने हाथ ऊंचा करके सरदार से कहा, सरदार, क्या तू धनराज डाकू है? सरदार ने हंसकर कहा, अरे तो मैं तुम्हें क्या आदिवासी लगता हूँ? ये बता कि तू रानी की बदरू है या कोई और है? कावेरी ने कहा, सरदार, मैं रानी की बदरू नहीं हूँ, आदिवासी मछेरे की बेटी हूँ। जंगल में लकड़ियाँ चुनने आई थी, रास्ते में रात हो गई। शेर बाघ के डर से इस मूड़ी में लेट गई कि रात गुजर जाए तो घर वापस जाऊंगी। सब डाकू कहके लगाकर हंस पड़े। सरदार ने कहा, अरे आज तू हमारी रानी है, चल पहले शराब पिला, इसके बाद तुझसे 2-2 बातें होंगी। कावेरी कमाल जुर्रत और खुद एतमादी का मुजाहिरा कर रही थी। कहने लगी, सरदार, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी धन राज डाकू के दर्शन हो। मेरे धन बाग में कि तुम्हारे दर्शन हो गए, मैं खुद तुम्हें अपने हाथ से शराब पिलाऊंगी। कावेरी ने एक डाकू के हाथ से बोतल ले ली, फिर एक गिलास में शराब डालकर सरदार को दी। सरदार ने मुस्कुराते हुए गिलास ले लिया और बोला, अरे वाह री रानी, तूने कमाल कर दिया।
सब डाकू बोले, हमें भी अपने हाथ से शराब दो, हम भी रानी के हाथ से शराब पियेंगे। और कावेरी सबके गिलासों में शराब डालने लगी। कावेरी सब डाकुओं को गिलासों में शराब डाल डाल कर पिला रही थी। डाकू झूम रहे थे, कहके लगा रहे थे। सरदार ने कावेरी को बाजू से पकड़कर खींचा और बोला, अरे रानी तू भी पी ये ले। कावेरी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, सरदार मैं दारू नहीं पीती। सरदार ने गुस्से के साथ कहा, नहीं पीती तो धनराज के साथ आज तू भी पिएगी, देखता हूँ कैसे नहीं पीती। कावेरी फौरन राजी हो गई, कहने लगी, अच्छा सरदार मैं भी दारू पीती हूँ, मगर तुम्हारी खातिर सिर्फ एक घूंट पीऊंगी। सरदार ने बुलंद कहका लगाया, अरे एक घूंट ही सही, ये ले पी जा। मैं कावेरी को मुसलसल देख रहा था। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। वहाँ भी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी कि फायर करने की नौबत आती। सरदार ने अपना गिलास कावेरी की तरफ बढ़ाया। कावेरी ने शराब का गिलास अपने होंठों के साथ 1-2 सेकंड तक लगाए रखा, फिर गिलास सरदार को वापस कर दिया। तमाम डाकू खुशी से उछल पड़े और एक साथ नारा लगाकर बोले, रानी हमें भी अपनी शराब पिलाएगी। मैं बड़ा हैरान हुआ। कावेरी ने कोई एतराज न किया और बोली, मैं तुम सबको भी अपनी झूठी शराब पिलाऊंगी। डाकुओं ने अपने अपने गिलास बुलंद कर दिए। कावेरी बोतल लेकर हर एक डाकू के पास जाती, गिलास में शराब डालती, गिलास को अपने होंठों के साथ लगाकर ऊपर को उठाती, जैसे शराब का घूंट भर रही हो, और गिलास डाकू को वापस कर देती। डाकू फौरन शराब पी जाता। सरदार को इसने दूसरी बार भी अपनी झूठी शराब पिलाई। सरदार ने नारा लगाया, रानी हमें डांस करके दिखाओ। मैंने देखा कि कावेरी ने फौरन सरदार का हुक्म मान लिया और आहिस्ता आहिस्ता रक्स करने लगी। वो सांप का रक्स कर रही थी, जिस तरह बीन की आवाज़ पर सांप झूमता है। कावेरी इसी तरह अपने जिस्म को लहरा रही थी। सरदार और डाकू तो खुशी से उछल उछल कर दाद देने लगे। अब अचानक ऐसा हुआ कि पहले एक डाकू मदहोश होकर जहाँ बैठा था वहीं ढेर हो गया। इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा डाकू ढेर हो गया। सरदार ने चीख कर कहा, अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे धुत हो गए। सरदार अपने साथियों को गालियां देने लगा। कावेरी ने रक्स करना बंद कर दिया था। वो सरदार की तरफ गौर से देख रही थी। सरदार ने गिलास बुलंद करते हुए कहा, अरे मेरी तरफ क्या देख रही है, ला इसमें वो शराब डाल। इसके साथ ही सरदार के हाथ से गिलास छूट कर गिर पड़ा और वो भी चारपाई पर ढेर हो गया। मैं यही समझा कि इन लोगों को शराब का नशा चढ़ गया है। जब सारे डाकू सरदार समेत नशे में बेसुध हो गए तो कावेरी दौड़कर हाल कमरे से निकल गई और सीढ़ियां चढ़कर मेरे पास आकर बोली, करमदाद हमें अब यहाँ से निकल चलना चाहिए। मैंने उठते हुए कहा, ये इतनी जल्दी कैसे नशे में धुत हो गए। वो बोली, इन्हें मैंने बेहोश किया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे बाद इन्हें होश आ जाएगा। मैंने पूछा, तुमने बेहोश किया है। हाँ, कावेरी सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली। इस वक्त पूह फट रही थी। आसमान पर सुबह काजिब का नीला उजाला फैलने लगा था। बाहर आकर मुड़ी के सेहन की तरफ मुड़ गई, कहने लगी, हम आगे घोड़े पर सफर करेंगे। सेहन में डाकुओं के 6-7 घोड़े बंधे हुए थे। कावेरी ने 2 घोड़े बंधे रहने दिए, बाकी सारे घोड़े खोलकर इन्हें मुड़ी के सेहन से बाहर भगा दिया। घोड़े सेहन से निकलते ही जंगल में एक तरफ दौड़ पड़े। कावेरी एक घोड़े पर और मैं दूसरे घोड़े पर सवार हो गया और हम जंगल में दाखिल हो गए। रास्ते में मैंने कावेरी से पूछा, तुमने इन डाकुओं को बेहोश कैसे किया था। कहने लगी, इस जंगल से निकलने के बाद बताऊंगी। हमारे घोड़े कदम कदम नहीं बल्कि दिल की चाल चल रहे थे, जिसकी वजह से रास्ता जल्दी तय हो रहा था। जंगल में सुबह की सफेदी फैल रही थी। हम जंगल के जिस इलाके से गुजर रहे थे वहाँ इतने गुंजान दरख्त नहीं थे। आगे जाकर कावेरी अपने घोड़े को एक टीले की तरफ मोड़ लिया। मेरा घोड़ा इसके पीछे चल रहा था। हम इसी तरह घोड़ों पर सफर करते छोटे छोटे कई टीलों में से गुजरे। एक जगह खुली वादी आ गई। ये सारा इलाका जंगल का था और कहीं कोई आबादी नहीं थी। कहीं कहीं जंगली लोगों की 2-4 झोंपड़ियां दूर से नजर आ जाती थी। सूरज काफी ऊपर आ गया था। हमें सफर करते काफी वक्त गुजर गया था। रास्ते में 2-3 नदियां भी हमने घोड़ों पर बैठे बैठे अबूर की थी। एक नदी आई तो कावेरी ने इसके किनारे के साथ घोड़ा डाल दिया। नदी कोई 6-7 मील आगे जाकर दाएं जानिब जंगल में मुड़ गई। कावेरी ने घोड़ा रोक लिया। मैंने भी घोड़े की बाग खींच ली। वो कहने लगी, यहाँ से सनतावली का जंगल शुरू हो जाता है। अगर हम पैदल सफर करते तो हम शाम को सनतावली मुठ पहुँचते, लेकिन घोड़ों पर सफर करने की वजह से अब हम शाम होने से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन हमें आगे बहुत होशियार रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि सनतावली मुठ के पहरेदार सांप आसपास के जंगल में फिर रहे होंगे। इसके बाद कावेरी ने मुंह पीछे की तरफ करके 2-3 गहरे सांस लिए और मुस्कुराकर कहने लगी, जड़ी बूटियों के खास अर्क की वजह से मेरा दुश्मन सांप लगता है भटक गया है। इसे अभी तक मेरा सुराग नहीं मिल सका। मुझे इसकी बूंद नहीं आ रही। कम से कम 3-4 मील पीछे वो नहीं है। मैंने कहा, सनतावली मुठ के पहरेदार सांपों से किस तरह बचेंगे। वो तो हमारे घोड़ों पर भी हमला कर देंगे। कावेरी कहने लगी, हम पहरेदारों की सरहद शुरू होने से पहले घोड़े छोड़ देंगे और वहाँ से खुफिया रास्ते से सनतावली मुठ की तरफ जाएंगे। हम नदी के साथ ही घने जंगल में दाखिल हो गए। अब हमारे
हमारे घोड़े कदम कदम चल रहे थे। दरख्तों की शाखें जहाँ नीचे तक झुकी हुई होती वहाँ हमें झुककर निकलना पड़ता है। ये काफ़ी घना जंगल था। मुझे प्यास भी लग रही थी और भूख भी महसूस रही थी। मैंने कावेरी से कहा, कावेरी क्या तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती? वो बोली, क्यों नहीं लगती? फिक्र न करो, आगे जंगली फलों का एक ज़ख़ीरा आता है, हम वहाँ कुछ खा पी भी लेंगे और आराम भी कर लेंगे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।